हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित। जो आपका जून में पेपर होने जा रहा है, तो ये आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रैक्टिस सेट 2 आपका पहला हो चुका है। इसमें आपके 30 प्रैक्टिस सेट हैं और ये क्लास आपकी यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई वीडियो नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। और आपकी यूपी लेखपाल से संबंधित हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। आज है आपकी यूपी पुलिस के लिए, यूपी कांस्टेबल के लिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ऊपरी गंगा का मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र। ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह क्षेत्र केंद्रीय एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। दूसरा है, इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक तथा कृषि गहनता 140% है। तो इसमें जो आपके ऑप्शन सही हैं वो दोनों ही सही हैं। ऊपरी गंगा का मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश के केंद्रीय एवं पश्चिमी भागों में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में नहरें एवं नलकूपों द्वारा व्यापक सिंचाई होती है, जिसमें सिंचाई गहनता 130% से अधिक। बहुफसली खेती में के कारण यहाँ कृषि गहनता लगभग 140% पाई जाती है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। 1 और 2 दोनों कथन आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की जलवायु है कैसी है? टुंड्रा, शुष्क रेगिस्तानी, समशीतोष्ण महाद्वीपी या उष्णकटिबंधीय मानसूनी? तो उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। उत्तर प्रदेश की जलवायु पर दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रमुख प्रभाव रहता है। यहाँ वर्षा मुख्यतः जून से सितंबर के बीच होती है और ग्रीष्म ऋतु गर्म तथा शीत ऋतु ठंडी होती है, इसीलिए इसे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड मिट्टी किस में पाई जाती है? पश्चिमी मैदान, गंगा के मैदान, तराई क्षेत्र और दक्षिणी पठार? तो ये जो है वो दक्षिणी पठार में पाई जाती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यह मिट्टी सामान्यतः पथरीली, कम उपजाऊ एवं कम जल धारण क्षमता वाली होती है, जिस कारण यह क्षेत्र सूखा प्रभावित माना जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कछुआ वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जिले में है? वाराणसी, हरदोई, मैनपुरी और एटा? तो ये जो है वो आपका कछुआ वन्यजीव अभयारण्य वाराणसी जिले में है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। और यह गंगा नदी में पाए जाने वाले कछुआ एवं अन्य जलीय जीवों के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से जिले के मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं? चित्रकूट, महोबा, ए और बी दोनों, और बलिया? तो मध्य प्रदेश है वो आपका चित्रकूट और महोबा। सी ऑप्शन सही है, दोनों के साथ सीमा साझा करता है। और ये जिले राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित हैं। यह दोनों जिले बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा हैं और मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा साझा होती है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस वंश ने वारंगल पर शासन किया था? काकती, चेर, शुंग और राष्ट्रकूट? तो वारंगल पर जो किया था वो काकती वंश ने किया था। ए ऑप्शन करेक्ट है। काकती वंश की राजधानी थी वारंगल, जिसने दक्षिण भारत में सांस्कृतिक स्थापत्य और शिल्प कला के विकास को उल्लेखनीय रूप से प्रोत्साहित किया। इस वंश के शासनकाल में किलेबंदी, जल संरक्षण, नृत्य, संगीत और अन्य कलात्मक परंपराओं को व्यवस्थित संरक्षण प्राप्त हुआ था। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति। अगला है, भारत में जीएसटी परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 279 ए के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया। अगला है, सीईपीआई राज्य सरकारों द्वारा जारी औद्योगिक नीति सूचकांक है। तो इसमें आपका कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सही है वो आपका केवल 1 और 2 कथन सही है। ए ऑप्शन सही है। राजस्व घाटा सरकार के राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्ति के अंतर से निर्धारित होता है। यह सरकारी आमदनी खर्च की वित्तीय स्थिति का प्रत्यक्ष संकेत है। और जीएसटी परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 289 ए के तहत किया गया था, जो देश की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के समन्वय और नीति निर्धारण में केंद्रीय भूमिका निभाती है। और आपका जो औद्योगिक प्रदूषण की तीव्रता पर आधारित क्षेत्रीय आकलन प्रणाली है, यह किसी औद्योगिक नीति का सूचकांक नहीं है।
तो आपके दो कथन सही है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो ये केरल में स्थित है, बी ऑप्शन करेक्ट है, साइलेंट वैली। पश्चिमी घाट के अत्यंत संवेदनशील एवं समृद्ध वन्य क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है। यहाँ अनेक दुर्लभ वनस्पतियाँ और जीवों का आवास पाया जाता है, जिनमें विशेष रूप से शेर, पूंछ वाला बंदर है। इस क्षेत्र की विशेषता घने सदाबहार वर्षावन, स्वच्छ नदी तंत्र और स्थिर पारिस्थितिक संतुलन है। यह राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्ष 2024 में भारत ने एशिया फर्स्ट क्वांटम कम्युनिकेशन टेस्ट बेड लॉन्च किया। दूसरा है, वर्ष 2024 में देश का पहला एआई फॉर ज्यूडिशियरी सेंटर दिल्ली में स्थापित हुआ। अगला है, वर्ष 2024 में विकसित भारत इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान पहली बार जारी किया गया। तो इसमें जो कथन सही है वो है आपका, तो इसमें आपके सभी कथन सही हैं। पहला है, वर्ष 2024 में भारत ने एशियाई फर्स्ट क्वांटम कम्युनिकेशन टेस्ट बेड लॉन्च किया, और दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो इसमें आपका तीनों कथन सही हैं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, आप अपवर्तनांक बराबर प्रकाश की गति अपॉन प्रकाश की गति निर्वात में और अपॉन प्रकाश की गति माध्यम में। अगला है, अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक बिंदु पर होता है। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण पीछे की ओर सीधा और छोटा प्रतिबिंब होता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका, जो ऑप्शन सही है वो आपके तीनों ऑप्शन ही सही है। अपवर्तनांक का सूत्र निर्वात में प्रकाश की गति तथा किसी माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात पर आधारित होता है, जो उस प्रकाशीय माध्यम की भौतिक विशेषताओं को स्पष्ट करता है। अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक माना जाता है, क्योंकि परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें वास्तव में एक ही बिंदु पर अवशरित होती हैं। उत्तल दर्पण वस्तु का छोटा, सीधा और व्यापक दृश्य क्षेत्र वाला प्रतिबिंब प्रदान करता है। इसी कारण इसका उपयोग वाहनों के पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में किया जाता है। तो इसमें जो आपके ऑप्शन सही होंगे वो आपके तीनों ऑप्शन सही हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1921, 1930, 1938 और 1942। तो झंडा सत्याग्रह हुआ था वो 1921 में हुआ था, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि जब राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और उसके सार्वजनिक प्रयोग पर औपनिवेशिक प्रतिबंधों के विरुद्ध व्यापक जन आंदोलन खड़ा हुआ, इस सत्याग्रह ने स्वतंत्रता संग्राम में जन सहभागिता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया और प्रतीकात्मक राष्ट्रवाद की आधारभूमि को मजबूत किया। इस आंदोलन ने राष्ट्रीय ध्वज के महत्व, गरिमा और उसकी स्वाधीनता चेतना से जुड़ी भूमिका को रेखांकित किया है। तो ए ऑप्शन करेक्ट अगला है, पर्पल रिवॉल्यूशन के लिए भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो इसके लिए जम्मू कश्मीर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि पर्पल रिवॉल्यूशन जम्मू कश्मीर लेवेंडर खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई पहल, जिसने स्थानीय किसानों को आय में वृद्धि और रोजगार में नए अवसर सृजित किए। यह अरोमा मिशन का प्रमुख घटक है, जिसका संचालन CSIR द्वारा किया जाता है। जम्मू कश्मीर की जलवायु पारिस्थितिकी लेवेंडर उत्पादन के लिए अत्यंत अनुकूल मानी जाती है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वर्ष 2024 में भारत ने ओशियन थर्मल एनर्जी आधारित पहला पायलट प्रोजेक्ट तमिलनाडु से शुरू किया। दूसरा है, वर्ष 2024 में भारत ने ग्लोबल वाटर कन्वेंशन की अध्यक्षता संभाली। अगला है, वर्ष 2024 में PM सूरज पोर्टल सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका 1 और 2 ऑप्शन सही है, तीसरा आपका गलत है। बी ऑप्शन सही है, 1 और 2। ओशियन थर्मल एनर्जी आधारित पायलट प्रोजेक्ट भारत में समुद्री ताप अंतर का उपयोग कर ऊर्जा उत्पादन को नई तकनीकी के रूप में शुरू किया गया। यह पहल 2024 में तमिलनाडु तट पर प्रारंभ हुई और PM सूरज पोर्टल है वो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वर्ष 2024 में लॉन्च की गई।
जो सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण हेतु ऋण और उद्यमिता सहायता प्रदान करती है। अगला है आपका, तो इसमें जो आपके ऑप्शन सही है वो आपका 1 और 3 सही है, 1 और 3, इसलिए आपका बी सही है। अगला है ग्लोबल वाटर कन्वेंशन। ये आपका ग्लोबल वाटर कन्वेंशन, इसकी अध्यक्षता भारत ने वर्ष 2024 में नहीं संभाली, तो आपका ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरनार पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये पर्वत आपका गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात में और गिरनार पर्वत भी आपका गुजरात में। ये धार्मिक तथा पौराणिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ जैन और हिंदू परंपराओं के प्रमुख मंदिरों का एक समूह है, जो इसकी आध्यात्मिक महत्ता को और बढ़ाता है। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है। दूसरा है, राज्यसभा का उपसभापति उसके सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तीसरा है, धन विधेयक राज्यसभा में संशोधन का प्रस्ताव दे सकती है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपके कथन 1 और 2 कथन सही है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है, ये आपका सही है, जिससे विधायी भागीदारी का व्यापक दायरा सुनिश्चित होता है। राज्यसभा का सभापति उसके सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है और सदन के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। धन विधेयक पर राज्यसभा केवल सुझाव दे सकती है, उसे न तो अस्वीकार करने और न ही संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है। तो आपका 1 और 2 कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है? तो सबसे प्राचीन जो उच्च न्यायालय है वो कलकत्ता का है। जिसकी स्थापना 1862 में की गई थी और ब्रिटिश शासनकाल में यह न्यायिक व्यवस्था का एक प्रमुख केंद्र रहा और प्रशासनिक और न्यायिक ढांचे के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके बाद बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भारतीय विधिशास्त्र में अनेक ऐतिहासिक व निर्णायक निर्णय दिए हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वर्ष 2024 में भारत ने पहला इंडिजीनियस एविएशन फ्यूल ब्लेंडर लॉन्च किया है और वर्ष 2024 में आईआईटी कानपुर ने देश का पहला ड्रोन ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बनाया। अगला है, वर्ष 2024 में भारत ने स्पेस टेक पार्क नीति अधिसूचित की है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है आपका वो पर डी ऑप्शन सही है, तीनों कथन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनएस कलवरी किस श्रेणी की पनडुब्बी है? तो ये जो पनडुब्बी है वो स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, जिसका निर्माण फ्रांसीसी तकनीकी के सहयोग से भारत में किया गया। यह उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं, आधुनिक सेंसर प्रणालियों और प्रभावी अंडर वाटर युद्ध क्षमता से लैस है। यह पनडुब्बी भारत नौसेना के पनडुब्बी बेड़े की रणनीतिक गहराई और परिचालन क्षमता प्रदान करती है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यारलुंग त्योसंगपो नाम में बहती है। अगली है, गंगा नदी की उत्पत्ति गंगोत्री हिमनद से होती है और गोदावरी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपके तीनों कथन ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन एंटी स्कर्वी विटामिन कहलाता है? तो वो आपका विटामिन सी कहलाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। विटामिन सी को एंटी स्कर्वी विटामिन कहा जाता है क्योंकि इसकी कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है, जिसमें मसूड़ों से रक्तस्राव, थकान, ऊतकों की कमजोरी और प्रतिरक्षा क्षमता में कमी जैसी समस्याएं देखी जाती हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वर्ष 2024 में भारत ने पहली बार रिन्यूएबल एनर्जी मैपिंग सैटेलाइट लॉन्च किया। दूसरा है, वर्ष 2024 में भारत ने नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन का नया फेज शुरू किया। अगला है, वर्ष 2024 में भारत लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। तो इसमें कौन से कथन सही हैं? तो इसमें जो कथन सही हैं वो आपके तीनों ही सही हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में समुद्री जहाजी परिवहन के क्षेत्र में जीरो सिकिंग इंसिडेंट की अवधारणा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अगला है, भारतीय बंदरगाहों पर CO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए ग्रीन पोर्टल इनिशिएटिव लागू किया गया। अगला है, भारत ने हार्बर क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत सभी मुख्य बंदरगाहों पर तटीय शक्ति आपूर्ति लागू कर दी है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है आपका
इसमें जो आपके ऑप्शन सही हैं वो आपके केवल 1 और 2 सही हैं। ए ऑप्शन आपका इसमें सही होगा, 1 और 2 सही है। और अगला है, क्योंकि तो इसमें आपका तीसरा सही नहीं है, क्योंकि भारत ने कोल्ड आयरनिंग को अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं किया, इसे केवल कुछ प्रमुख बंदरगाहों पर पायलट या प्रारंभिक चरण में अपनाया गया है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही है वो ए ऑप्शन सही है, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्टैग किस तकनीकी पर आधारित है? तो फास्टैग है वो आपका RFID तकनीकी पर आधारित है। RFID क्या है? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीकी पर आधारित है, जिसके माध्यम से टोल प्लाजा पर वाहनों का स्वतः स्कैन होकर डिजिटल भुगतान हो जाता है। यह संपर्क रहित पहचान और त्वरित डेटा ट्रांसफर की प्रभावी तकनीकी मानी जाती है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, होम रूल लीग आंदोलन वर्ष 1916 में शुरू हुआ। अगला है, इस आंदोलन का नेतृत्व यानी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया। इसका उद्देश्य स्वशासन की मांग को मजबूत करना था। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो आपके तीनों कथन ही सही हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 2024 में भारत ने पहली बार सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटी इंडेक्स जारी किया। अगला है, 2024 में भारत ने एग्री विकास ड्रोन कॉरिडोर नीति लॉन्च की और 2024 में प्रोजेक्ट वीरिया महिला सुरक्षा हेतु शुरू किया गया। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो आपके तीनों ऑप्शन सही हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका किस राज्य में है? तो भीमबेटका किस राज्य में है? ये है आपकी मध्य प्रदेश में, बी ऑप्शन करेक्ट है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित एक पुरातत्व स्थल है, जहां पाषाण युग से संबंधित गुफाएं और शैलचित्र विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। यहाँ भारत में मानव सभ्यता के प्रारंभिक विकास के प्रमाण मिलते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हैग में है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई और ISO एक वैश्विक मानक संस्था है। तो इसमें जो आपके ऑप्शन सही है वो तीनों ऑप्शन ही सही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हैग नीदरलैंड में है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई और ISO एक वैश्विक मानक संस्था है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का भारत का पहला जैव स्फूर्त ऊर्जा संयंत्र कहाँ खुला? कोलकाता, इंदौर, चेन्नई और भुवनेश्वर। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है आपका इंदौर। भारत का पहला जैव स्फूर्त ऊर्जा संयंत्र इंदौर में स्थापित किया गया, जो कचरे से ऊर्जा उत्पादन का एक प्रभावी मॉडल प्रस्तुत करता है। यह पहल शहरी स्वच्छता को बेहतर बनाने के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में भी सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कैबिनेट सचिव देश के सर्वोच्च सिविल सेवक होते हैं। दूसरा है, UPSC के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तीसरा है, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका केवल 1 और 2 सही है, क्योंकि आपका जो तीसरा है, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, न कि 25। तो इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र वर्ष 1947 में किसके स्थान पर जोड़ा गया? तो जो वो आपका जोड़ा गया 1947 में वो चरखा के स्थान पर जोड़ा गया। बी ऑप्शन करेक्ट है। 1947 में राष्ट्रीय ध्वज से चरखे को हटाकर उसकी जगह अशोक चक्र जोड़ा गया, ताकि राष्ट्र की प्रेरणा अशोक के धर्मचक्र के सार्वभौमिक संदेश गति, प्रगति और धर्म के मार्ग से जुड़ सके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इंसुलिन अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीपों में बनता है। दूसरा है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। तीसरा है, मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपके तीनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी को ढिंग एक्सप्रेस कहा जाता है? तो ये हिमा दास को कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है।
क्योंकि वे असम के ढींग गांव की रहने वाली हैं और उनकी असाधारण गति ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान दिलाई। उन्होंने जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की, जिससे भारतीय एथलीट को नई ऊर्जा और प्रेरणा मिली। उनकी सफलता युवा खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण प्रोत्साहन का स्रोत है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा चेरापूंजी में होती है। दूसरा है, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और तीसरा, थार मरुस्थल हिमालय की वर्षा छाया प्रभाव के कारण बनता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तीनों कथन ही सही है। चेरापूंजी और मौसिन राम विश्व के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शामिल हैं और भारत की विशिष्ट जलवायु संरचना को दर्शाते हैं। कावेरी नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और दक्षिण भारत के सिंचाई तंत्र की प्रमुख आधारशिला मानी जाती है। और थार मरुस्थल हिमालय की वर्षा छाया प्रभाव के कारण विकसित हुआ, जहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून की पहुंच अत्यंत सीमित रहती है। तो आपके तीनों ऑप्शन ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश काला सागर के किनारे नहीं है? यूक्रेन, तुर्की, बुल्गारिया और जॉर्डन। तो ये जो नहीं है वो आपका जॉर्डन नहीं है। काला सागर के तट पर जो देश हैं वो आपके यूक्रेन, तुर्की और बुल्गारिया ऐसे हैं, जबकि जॉर्डन आपका तटरेखा पर नहीं आता। जॉर्डन मध्य पूर्व का एक स्थल रुद्ध देश है, जिसके समुद्र से संपर्क की संभावना केवल लाल सागर के अकावा क्षेत्र तक सीमित रहती है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वर्ष 2024 में भारत ने पहला डिजिटल सेंसस पायलट शुरू किया। दूसरा है, वर्ष 2024 में भारत ने पहला एग्री एआई वेदर इंजन लॉन्च किया। तीसरा है, वर्ष 2024 में स्मार्ट मेट्रोपोलिस इंडेक्स पहली बार जारी हुआ। तो इसमें जो कथन सही है वो आपके तीनों कथन ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो आपके तीनों कथन ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी की स्मृति में मनाया जाता है? मिल्खा सिंह, ध्यानचंद, सचिन तेंदुलकर, पीवी सिंधु। तो राष्ट्रीय खेल है वो आपका ध्यानचंद की स्मृति में मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा बिंदु है? तो गुरु शिखर है वो आपके अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा बिंदु है और जो राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है। यह पर्वत श्रृंखला भूगर्भीय दृष्टि से पृथ्वी की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में सम्मिलित मानी जाती है। यहाँ की ऊंचाई और पर्वतीय जलवायु के कारण तापमान ठंडा रहता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बरूण भारत फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास है। मैत्री भारत थाईलैंड के बीच और नागाथाई भारत और म्यांमार के बीच अभ्यास होता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपके केवल 1 और 2 सही हैं। तीसरा ऑप्शन नहीं सही है, क्योंकि बरूण भारत और फ्रांस नौसैनिक अभ्यास जो आपका वरुण भारत और फ्रांस नौसैनिक अभ्यास है जो समुद्री सहयोग संयुक्त परिचालन क्षमता को सुदृढ़ करता है। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच आयोजित किया जाता है और द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण को बढ़ावा देता है। और नागाथाई है वो आपका कोई नागाथाई नाम का कोई आधिकारिक अभ्यास उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार आपके जो 2 कथन सही हैं और तीसरा आपका कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में अवशोषित की जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और मीथेन। तो ये जो की जाती है वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करते हैं और इसे ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। यह प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल और जल की उपस्थिति में संपन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के प्राकृतिक चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने का मूल तत्व है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सही है। अगला है, लोकसभा का विघटन केवल राष्ट्रपति कर सकता है। तो इसमें आपका जो सही है वो आपका ये तीसरा वाला सही नहीं है कि लोकसभा का विघटन केवल राष्ट्रपति कर सकता है। तो बी आपका ऑप्शन सही है, 1 और 2।
लोकसभा का विघटन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, इसीलिए आपका ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बूलर, सांवर, चिल्का और लोकरक। तो इसमें जो आपकी सबसे बड़ी झील है वो आपकी बूलर है, जो जम्मू कश्मीर में है। बूलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है और भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। यह पारिस्थितिकी, पर्यटन और स्थानीय आजीविका तीनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। झील झील क्षेत्र में विविध प्रकार की मछलियाँ और पक्षियों का आवास मिलता है, जो इसकी जैव विविधता को समृद्ध बनाता है। तो आपका बूलर सही है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में एफडीआई नीति डीपीआईआईटी द्वारा संचालित होती है। दूसरा है, एमएसएमई की परिभाषा वार्षिक कारोबार पर आधारित है। तीसरा है, सेबी भारत का मुख्य प्रतिभूति बाजार नियामक है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपके तीनों ऑप्शन ही सही हैं, क्योंकि एफडीआई नीति का संचालन डीपीआईआईटी द्वारा किया जाता है, जो विदेशी निवेश से संबंधित मानदंडों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। और एमएसएमई की परिभाषा निवेश और वार्षिक कारोबार दोनों मानकों पर आधारित है, इसीलिए इसे मिश्रित वर्गीकरण माना जाता है। और सेबी भारत का प्रमुख प्रतिभूति बाजार नियामक है, जो पूंजी बाजार को पारदर्शिता और स्थिरता सुनिश्चित करता है। तो आपके तीनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, किस धातु को फूल्स गोल्ड कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है वो पायराइट को कहा जाता है। पायराइट को फूल्स गोल्ड कहा जाता है क्योंकि इसका रंग और धात्विक चमक सोने के समान दिखाई देती है, जबकि रासायनिक रूप से लौह सल्फाइड और इसी समानता के कारण खनन क्षेत्रों में लोग अनभिज्ञता से इसे सोना समझ लेते हैं। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, वर्ष 2024 में भारत ने पहला राष्ट्रीय मुद्रा आधारित क्रॉस बॉर्डर क्यूआर सिस्टम लॉन्च किया। दूसरा है, वर्ष 2024 में भारत ने पहला नेशनल साइबर सिक्योरिटी ग्रिड शुरू किया। और 2024 में डिजिटल स्किलिंग मिशन का नया फेज लॉन्च किया। तो इसमें जो आपके ऑप्शन सही हैं वो आपके तीनों ही सही हैं। आपका डी ऑप्शन सही होगा, तीनों कथन। तो क्रॉस बॉर्डर क्यूआर सिस्टम भारतीय मुद्रा आधारित डिजिटल भुगतान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सक्षम बनाता है। नेशनल साइबर सिक्योरिटी ग्रिड साइबर सुरक्षा के समन्वय और त्वरित प्रक्रिया के लिए विकसित की गई है। और राष्ट्रीय संरचना डिजिटल स्किलिंग मिशन का नया चरण युवाओं को उन्नत डिजिटल कौशल प्रदान करने और कार्यबल की क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित है। तो आपके सभी कथन सही हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है वो आपकी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, बी ऑप्शन करेक्ट है। स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति मानी जाती है। इसके आसपास व्यापक पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों का विकास हुआ है, जिससे क्षेत्रीय अवसंरचना को भी मजबूती मिलती है। यह स्थल पर्यावरणीय तथा सांस्कृतिक दृष्टियों से भी महत्वपूर्ण है और मूर्ति का निर्माण आधुनिक इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मानव रक्त में 5 प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं और प्लाज्मा रक्त का द्रव अंश होता है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपके तीनों ऑप्शन सही हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा केंद्र माना जाता है और एटीपी उत्पादन का प्रमुख स्थल है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस भी कहते हैं। मानव रक्त में 5 प्रकार की श्वेत रक्तकणिकाएं कणिकाएं पाई जाती हैं, जिनका कार्य प्रतिरक्षा तंत्र को सक्रिय और सक्षम बनाए रखना है। प्लाज्मा रक्त का द्रव अंश होता है, जिसमें पोषक तत्व, एंटीबॉडी और विभिन्न घुलनशील प्रोटॉन उपस्थित रहते हैं। तो आपका तीनों कथन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन्वंतरी पुरस्कार। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपका चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि यह आयुर्वेद तथा आधुनिक चिकित्सा दोनों परंपराओं के विद्वानों को मान्यता देता है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य परंपराओं, चिकित्सीय अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करना। यह पुरस्कार भारतीय चिकित्सा विरासत और सुदृढ़ करने के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में उच्च मानकों को बढ़ावा देता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। दूसरा है, कथकली केरल का नृत्य और सत्रिया असम का नृत्य है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपके तीनों ऑप्शन ही सही हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, वर्ष 2024 में भारत ने पहली बार नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी जारी की। दूसरा है, वर्ष 2024 में इसरो ने सूर्यनेट नाम से सोलर अध्ययन मिशन की घोषणा की। अगला है, वर्ष 2024 में भारत ने ग्लोबल आयुर्वेद समिट की मेजबानी की। तो इसमें जो ऑप्शन सही है, इसमें जो आपके कथन सही हैं वो आपके हैं, आपका 1 और 3 कथन सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्योंकि भारत ने पहली बार नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी जारी की है और ग्लोबल आयुर्वेद समिति की मेजबानी 2024 में भारत ने की है। तो आपका 1 और 3 ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है। ये आपके 50 प्रश्न हो गए जो आपके यूपी कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। ये प्रैक्टिस सेट आपका दूसरा था। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।